हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री रूम। हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था फैराडे का फर्स्ट लॉ। अब हम लोग यहाँ पर सेकंड लॉ देखने वाले हैं ना। तो एनसीईआरटी का स्टेटमेंट देखो क्या लिख रखा है। द अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस लिबरेटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स। ठीक है, हमने इक्विवेलेंट वेट्स पहले से ही पढ़ लिया था। इक्विवेलेंट वेट क्या होता था? मोलर मास या फिर एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, उसको हमने इक्विवेलेंट वेट्स बोला था। ठीक है, तो इसको हम लोग नोट्स के थ्रू भी देखते हैं। चलो इसको हम लोग नोट्स के थ्रू भी देखते हैं। देखो इसमें क्या लिख रखा है। द मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड ऑन पासिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट या सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट। देखो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट की बात हो रही है। ठीक है, देखो इसको एक दूसरे तरीके से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, है ना। When the same quantity of electricity is passed through solution of different electrolytes connected in series, the weights of the substances produced at the electrodes are directly proportional to their equivalent weights। ठीक है, तो हमने एक सेटअप कुछ ऐसा बना दिया है जहां पर से ये सीरीज में कनेक्टेड आपको नजर आ रहा है ना। देखो जैसे ये पूरा सीरीज में कनेक्टेड है, हम लोग मान सकते हैं ये कंप्लीट लूप पर का फॉर्मेशन करेगा। दो अलग अलग कंटेनर ले लिया और दोनों कंटेनर में हम लोग अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट डाले हैं। जैसे मान लो एक में AgSO4 डाल दिया, एक में CuSO4 डाल दिया। ठीक है, वहां पर इलेक्ट्रोड्स Ag का रख लिया, यहाँ पर इलेक्ट्रोड Cu का रख लिया। तो कुल मिला जुला के हमने एक ऐसा सेटअप तैयार किया जहां पर कि सीरीज कनेक्शन हमें दे रखा हो और यहाँ पर अलग डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हमने यूज करा है। और क्योंकि यहाँ पर सीरीज कनेक्शन है तो हम लोग बोल सकते हैं थ्रू आउट करंट का जो अमाउंट होगा वो तो सेम ही होगा ना। अब बोला यहाँ पर जो डिपोजिट होगा, ठीक है, यहाँ पर मान लो जैसे Ag डिपोजिट होगा, इस पार्ट में कॉपर डिपोजिट होगा, तो Ag और कॉपर का जो मास होगा, है ना, ये इनके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यही सेकंड लॉ बोल रहा है कुल मिला जुला के। ठीक है, अब देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने जो सेटअप लिया है, सेटअप में क्या है, हमने लेफ्ट वाला जो कंटेनर है यहाँ पर हमने AgNO3 ले रखा है। ठीक है, और यहाँ पर Ag का इलेक्ट्रोड ले रखा है। ठीक है, मतलब सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर का इलेक्ट्रोड हमने लिया है। हमने इसको एक सेल से कनेक्ट कर दिया है। और ये जो राइट वाला कंटेनर है, राइट वाला कंटेनर में हमने CuSO4 ले लिया है और कॉपर का ही हमने इलेक्ट्रोड लिया है। अब क्योंकि ये सीरीज में है तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर करंट जो है वो सेम फ्लो करेगा और टाइम हम लोग सेम टाइम पर के लिए अगर बात करें तो I इंटू टी जो चार्ज होगा Q, उसका अमाउंट भी सेम हो जाएगा। अब इसी बात को फैराडे सेकंड लॉ को हम लोग अगर मैथमेटिकल वे में लिखना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं, देखो इसका मान लो इस इलेक्ट्रोड का नाम हमने A दे दिया, इसका नाम B दे दिया, इसका नाम C दे दिया, इसका नाम D दे दिया। अब देखो ये पार्ट नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है तो ये तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अगर ये नेगेटिवली चार्ज होगा तो नेक्स्ट वाला पॉजिटिवली चार्ज। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज से अटैच है तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा इलेक्ट्रोड, तो एक और क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकल वे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ A, मतलब यहाँ पर A पर जो भी डिकम्पोज होगा, A पर जो भी चीज मिलेगा उसका वेट इज टू वेट ऑफ B इज टू वेट ऑफ C इज टू वेट ऑफ D। मतलब यहाँ पर जो भी कंपाउंड, जो भी एलिमेंट, जो भी चीज यहाँ पर डिपोजिट होता हुआ मिलेगा उसके रेशियो की बात करें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके इक्विवेलेंट मास के रेशियो में। मतलब इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ A इज टू इक्विवेलेंट मास ऑफ B इज टू इक्विवेलेंट मास ऑफ C और इज टू इक्विवेलेंट मास ऑफ D। ठीक है, अब देखो अगर मान लो इस एक्सपेरिमेंट की बात करें तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया है, लेफ्ट में AgNO3 ले लिया है और राइट में CuSO4 ले लिया। तो देखते हैं क्या मिलेगा ना। यहाँ पर क्वालिटेटिव एनालिसिस देखो मैंने पहले बताया था, उसका थोड़ा यूज करके देखते हैं। तो अगर मान लो AgNO3 लिए हैं और Ag इलेक्ट्रोड है, ठीक है, तो इसका दो पार्ट, एक पार्ट एनोड में ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड में रिडक्शन होगा। तो देखो एनोड ऑक्सीडेशन में कौन जाएगा, ऑक्सीडेशन में वही जाएगा ना जिसको ऑक्सीडाइज करना होगा, जो कि नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर कौन जाएगा, NO3 माइनस। ठीक है, AgNO3 में NO3 माइनस जो एनायन है वही तो जाएगा क्योंकि ये तो पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है, और साथ में वाटर भी जाएगा, मैंने बताया था वाटर का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही होगा। और क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोड जो है वो इलेक्ट्रोड, यहाँ पर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हमने नहीं लिया है, एक्टिव इलेक्ट्रोड लिया है, तो Ag भी पार्टिसिपेट करेगा।
अब देखो सब में अगर बात करें तो ऑक्सीडेशन उसका होता है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा, तो यहाँ पर Ag का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, तो Ag यहाँ पर ऑक्सीडाइज होगा, तो Ag गिव्स Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह कैथोड की अगर बात करें, कैथोड में कौन जाएगा, Ag प्लस जाएगा और साथ में वाटर भी जाएगा, क्योंकि वाटर का भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन पॉसिबल है और Ag प्लस पर का भी रिडक्शन पॉसिबल है, तो यहाँ पर Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेगा और साथ में Ag का फॉर्म करेगा। ठीक है, तो कुल मिला जुला के यहाँ पर पता चल रहा कि Ag ही ऑक्सीडाइज होगा और Ag ही रिड्यूस होगा। उसी तरह CuSO4, वैसे तो ये वाला चीज हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस में देख लिया है, फिर भी एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर CuSO4 हमने लिया है तो देखो एनोड और कैथोड में हमें क्या मिलेगा। एनोड की अगर बात करें तो वहां पर ऑक्सीडेशन होगा, तो वहां पर जाएगा कौन, कॉपर इलेक्ट्रोड खुद, वाटर और SO4 2-। ठीक है, और इन सब में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका है, कॉपर का, या ये कहें रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम कॉपर का है, तो कॉपर क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज होगा Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर Cu2 प्लस का फॉर्मेशन करेगा। वहीं कैथोड में क्या होगा, कैथोड में जाएगा Cu2 प्लस और H2O। अब देखो यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल वापस है Cu का सबसे ज्यादा, तो ये Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट होगा। मतलब कि हमें लेफ्ट पार्ट में हमें Ag डिपोजिट होता हुआ मिलेगा और राइट पार्ट में हमें कॉपर डिपोजिट होता हुआ मिलेगा। इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग फेराडेज का अगर सेकेंड लॉ लगाएंगे तो हम लोग बोल सकते हैं ना, वेट ऑफ Ag, ठीक है, डिवाइडेड बाई वेट ऑफ कॉपर इक्वल टू क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में हम लोग क्या बोल सकते हैं, W1 डिवाइडेड बाई W2 इक्वल टू E1 डिवाइडेड बाई E2। ठीक है, तो E जहां पर क्या है, मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, इक्विवेलेंट वेट की बात कर रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, वेट ऑफ Ag डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कॉपर इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, जो कि हम लोगों ने अभी निकाला था। ठीक है, अगर इस लॉ को हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करें तो देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं। अगर मान लो फैराडे का फर्स्ट लॉ लगाया तो वेट ऑफ Ag को हम लोग लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag इंटू I इंटू T डिवाइडेड बाय 96500। ठीक है, ये देखो हमने क्या किया है, फैराडे पर का फर्स्ट लॉ लगाया था, तो वेट ऑफ Ag तो यही होगा ना, Z इंटू Q। ये Z का वैल्यू क्या होता था, E ऑफ Ag डिवाइडेड बाय 96500। सेम बात हम लोग कॉपर के लिए भी कर सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय 96500 इंटू Q या फिर इंटू I इंटू T। ठीक है, तो देखो फैराडे का फर्स्ट लॉ से ये दोनों आ गया। अब देखो अगर आप डिवाइड करना चाहो वेट ऑफ Ag डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कॉपर, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो ये जब डिवाइड कर दोगे देखो IT कैंसिल हो गया, 96500 सारा कैंसिल हो गया, तो हमें वेट ऑफ Ag बाय वेट ऑफ कॉपर क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। तो देखो हमने फैराडे का जो सेकंड लॉ था वो फर्स्ट लॉ के थ्रू प्रूव्ड कर दिया, यहां पर हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, चलो इस पर हम लोग कुछ सवाल ले लेते हैं। जैसे पहला सवाल है, 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स ऑफ ABC कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4 AgNO3 CuSO4 कनेक्टेड इन सीरीज, है ना, सीरीज में कनेक्टेड है। अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पास थ्रू देम, वहां पर 1 एम्पियर करंट पास कर रहे हैं, अंटिल 1.08 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपोजिटेड एट कैथोड ऑफ सेल बी। देखो बी में हमने क्या ले रखा है, AgNO3, तो पक्का बात है वहां पर सिल्वर डिपोजिट होगा। ठीक है, हाउ लॉन्ग डिड आई फ्लो एंड फाइंड आउट द मास ऑफ कॉपर एंड जिंक, मतलब कितने टाइम तक हम लोग करंट को फ्लो कराएंगे तो ये इतना अमाउंट डिपोजिट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सिल्वर का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो सिल्वर का दे रखा है वेट, जो दे रखा है, जो डिपोजिट हो रहा है वो वेट है 1.08 ग्राम, राइट, 1.08 ग्राम। ठीक है, अगर सिल्वर का वेट 1.08 ग्राम दे रखा है तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, 1.08। देखो यहाँ सिल्वर का मास 108 होता है तो उससे डिवाइड कर देंगे, तो n इक्वल टू 1.08 डिवाइडेड बाई 108, 10⁻⁻2 मोल आ गया सिल्वर का ना। चलो 10⁻⁻2 मोल आ गया। अब एक बात बताओ, सिल्वर एक्चुअली क्या होगा, सिल्वर तो Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, सिल्वर में यही तो रिएक्शन होगा, से Ag बनाएगा। इसका साफ मतलब क्या है, यहाँ पर 1 फैराड ऑफ करंट की आवश्यकता थी, 1 फैराड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता थी। ठीक है, तो 1 फैराड अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो उससे Ag का 1 मोल डिपोजिट हो जाएगा, राइट। इसका मतलब 10⁻² मोल हमें Ag अगर डिपोजिट करना है तो हमें 10⁻² फराड इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो 10⁻² फराड अगर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो हम लोग अगर उसको कूलम में कन्वर्ट करें तो 10⁻⁻2 इंटू 96500, मतलब हम लोग कितना बोल सकते हैं, 965 कूलम हमें इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ेगी।
ठीक है। अब यहां पर बोल रखा है कि करंट का अमाउंट जो है वो 1 एम्पेयर है ना, तो Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू हम लोग जानते हैं ना I इंटू टी होता है, तो I का वैल्यू ऑलरेडी 1 ले रखा है और Q का अमाउंट कितना है 965, तो हम लोग बोल सकते हैं T का वैल्यू कितना आ गया, T इक्वल टू 965 सेकेंड। ठीक है, तो ये पहला पार्ट तो बहुत आसान था। अब देखो पूछ रहा है कि फाइंड आउट द मास ऑफ कॉपर, तो कॉपर का मास कैसे निकालोगे। तो एक बात बताओ, क्योंकि Ag के लिए तो चलो ठीक है 1 फराड से 1 मोल बन जाएगा, लेकिन कॉपर के केस में इक्वेशन क्या हो जाएगा, कॉपर के केस में इक्वेशन तो ऐसा होगा ना, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव Cu, ऐसा कुछ फंडा आएगा। अब देखो यहां पर 2 फराड चाहिए, ठीक है, 2 फराड से यहां पर 1 मोल का फॉर्मेशन होगा और हमारे पास टोटल कितना, अगर Ag 10⁻² मोल बन रहा है, इसका मतलब कॉपर क्या होगा, इसका जस्ट हाफ बनेगा, क्योंकि इसके लिए तो 2 फराड चाहिए। तो टोटल मोल्स ऑफ Cu कितना हो जाएगा, Cu हम लोग बोल सकते हैं 10⁻² डिवाइडेड बाई 2, इतना मोल्स ऑफ कॉपर हो जाएगा। अब कॉपर का अगर इतना मोल्स हो गया, कॉपर का मास कितना होता है, देखो यहां पर लिख रखा है कॉपर का मास 63 आपको लेना है ना, तो कॉपर का मास 63 होगा, तो चलो ये डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये डिवाइड करोगे तो 0.315 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सी बात है। ठीक है, उसी तरह जिंक में भी, अच्छा जिंक देखना Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव Cu, तो इसी तरह जिंक में भी सेम ही टाइप से तो जाएगा, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इससे क्या बन जाएगा, जिंक बनेगा ना। तो देखो यहां पर भी 2 फराड का रिक्वायरमेंट है, अगर इसका 1 मोल डिपॉजिट करना है, तो टोटल यहां पर नंबर ऑफ मोल्स Zn का कितना आ जाएगा, सेम जितना कि कॉपर का है 10⁻² डिवाइडेड बाई 2, राइट। अब इसको आप Zn का मास से मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास से, तो कितना हो जाएगा 0.325 ग्राम, है ना। सिंपल सवाल है ये। चलो ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं हम लोग। तो देखो नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट लिबरेटेड 2.158 ग्राम सिल्वर, ठीक है, सिल्वर का अमाउंट दे रखा है, वाज पास्ड थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड सॉल्ट। ठीक है, सबसे पहले सिल्वर डिपॉजिट हो गया और उसके बाद उसी अमाउंट ऑफ करंट को गोल्ड सॉल्ट में हमने पास कराया। ठीक है, और गोल्ड का 1.314 ग्राम डिपॉजिट हुआ, है ना, गोल्ड डिपॉजिटेड। फाइंड द इक्विवेलेंट मास ऑफ गोल्ड, गोल्ड का इक्विवेलेंट मास निकालना है, एंड वैलेंसी ऑफ गोल्ड। अच्छा चलो ठीक है, इसका तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा। देखो फैराडे का सेकंड लॉ क्या बोलता है, वेट ऑफ Ag डिवाइडेड बाय वेट ऑफ गोल्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ गोल्ड, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना क्या। अब देखो वेट ऑफ Ag ऑलरेडी जो डिपॉजिट है वो दे रखा है कितना 2.158, तो हम लोग चलो वैल्यू रख देते हैं 2.158 डिवाइडेड बाई गोल्ड का कितना दे रखा है 1.314, तो ये वैल्यू भी रख दो 1.314। ठीक है, चलो ये दोनों वैल्यू अगर रख दिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag। आपको पता है ना Ag का एन फैक्टर तो 1 हो जाएगा, क्योंकि Ag पर का इक्वेशन यही तो होता है, Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 मोल इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag। ठीक है, तो Ag का मोलर मास भी दे रखा है आपका कितना 108, तो 108 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज 108 ही रह जाएगा, डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ Au, इक्विवेलेंट ऑफ Au। अब देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Au यहां पर से आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, Eau इक्वल टू क्या हो जाएगा, Eau इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं 108 इंटू 1.314 डिवाइडेड बाई 2.158। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 65.76 के राउंड। ठीक है, तो आपको इक्विवेलेंट वेट आ गया गोल्ड पर का। अब आपको नेक्स्ट पूछ रहा है वैलेंसी ऑफ गोल्ड। अच्छा एक बात बताओ, आपको इक्विवेलेंट वेट तो आपने निकाल लिया, कितना आया आपका 75.76 या ये कहे कि 75.8 के अप्रोक्स, तो हम लोग इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला लगा देते हैं। इक्विवेलेंट वेट हम लोग कैसे निकालते हैं, मोलर मास ना डिवाइडेड बाई एन फैक्टर, है ना, एन यहां पर ये एन वैलेंसी था, तो गोल्ड के केस में मोलर मास कितना होता है 197, ठीक है, डिवाइडेड बाई एन मान लो ये हमें नहीं पता, और इक्वल टू आ गया 65.8। तो आप यहां पर एन उस साइड ले जाओ तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं 197 डिवाइडेड बाई 65.8, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो एन का आंसर क्या हो जाएगा 3। चलो नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पास्ड फॉर 96.5 सेकेंड, टाइम दे रखा है, थ्रू 200 ml solution of 0.05 m LiCl solution. Find out pH of the solution at the end of electrolysis. वेरी फाइन। अब चलो हम लोग यहाँ पर Q निकाल लेते हैं सबसे पहले, है ना, क्योंकि I दे रखा है तो Q इक्वल टू क्या होगा I इंटू टी। ठीक है, I का वैल्यू कितना दे रखा है 1 और टाइम यहाँ पर कितना दे रखा है 96.5, है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं 96.5 कूलम यहाँ पर आ गया, राइट।
अब सबसे पहले इसको फैराड में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो 96.5 डिवाइडेड बाई 96500 कूलम अगर बात करें तो ये कितना आ जाएगा 10⁻³ फैराड, है ना। अब देखो कैलकुलेशन यहाँ से एक्चुअली थोड़ा सा आसान हो जाता है, इस वजह से मैंने ऐसे किया। अब सबसे पहले यहाँ पर LICL का सॉल्यूशन दे रखा है तो हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस तो करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर पता चलेगा ना कहाँ पर क्या होना है। तो LICL का जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो देखते हैं एनोड पे क्या मिलेगा और कैथोड पे क्या मिलेगा। तो एनोड इस साइड मैंने लिख दिया, कैथोड। एनोड में क्या होता है, एनोड में ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, ऑक्सीडेशन होगा जैसे मान लो Cl- का और H2O का, ठीक है, क्योंकि यही तो एनायन है ना, इन्हीं का ऑक्सीडेशन होगा। कैथोड किसका होगा, Li+ और जाएगा वाटर। अब देखो इनमें से ऑक्सीडेशन किसका होता है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है। बट यहाँ पर देखो कंसंट्रेटेड दे रखा है ना, याद रखना जब भी कंसंट्रेशन दिया हुआ रहेगा तब आप समझ लेना ये कंसंट्रेटेड है। उस केस में मैंने आपको बताया था ना क्लोरीन गैस का बनना आसान होता है रिलेटिवली ऑक्सीजन गैस से, तो यहाँ पर Cl- ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो Cl- क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Cl2 गैस का फॉर्मेशन करेगा, है ना। वहीं पर यहाँ पर अगर राइट साइड की बात करें तो कैथोड में रिडक्शन होगा। तो ये चलो ये 1 और H2O, इसका नंबर कितना है H2O पर का 7, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो H2O रिड्यूस कर जाएगा। तो H2O रिड्यूस जब करेगा तो H2O क्या बनाएगा, H2O से हमें मिलेगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है, प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन चलो यहाँ गेन करेगा और साथ में मिलेगा 2OH-, ठीक है। चलो यहाँ बैलेंस करने के लिए हमने 2 डाल दिया। अब देखो यहाँ पर 2 फैराड इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और जिससे कि 2 फैराड इलेक्ट्रिसिटी से 2OH- का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब यहाँ नजर आ रहा है कि ये बेसिक बन जाएगा, राइट, बेसिक बन जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखो 10⁻³ फैराड हमने लिया है, तो यार 10⁻³ फैराड ले रखा है तो OH- जो है वो भी 10⁻³ ही बन जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ना OH- जो है उसका OH- कितना हो जाएगा 10⁻³। वहीं अगर इसका कंसेंट्रेशन की बात करें तो देखो यहाँ पर वॉल्यूम दे रखा है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आ चुका है। तो OH- का कंसेंट्रेशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, OH- का कंसेंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारा कितना दे रखा है 200 ml, तो इसको हम लोग 0.2 लीटर बोल दें। तो 0.2 लीटर हमने ले लिया तो ये कितना आ जाएगा, मान लो 5 × 10⁻³ चलो OH- का कंसेंट्रेशन आ गया। अगर मान लो OH- का कंसेंट्रेशन हमारे पास आ गया तो हम आसानी से POH निकाल लेंगे, ठीक है। तो POH इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ OH- कंसेंट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पर OH- कंसेंट्रेशन माइनस लॉग ऑफ क्या लगा देंगे 5 × 10⁻³ ठीक है। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा आपका 2.3 के अप्रॉक्स, ठीक है। अब मान लो ये वैल्यू 2.3 आ गया हमारे पास तो POH आ गया, हमें pH चाहिए था। pH इक्वल टू क्या होता है 14 - POH, ठीक है। तो 14 से आप सब्सट्रैक्ट कर दो 2.3 को, हमारा कितना आ जाएगा 11.7, ठीक है। तो ऐसे बहुत से सवाल पूछे जा सकते हैं। हमने यहाँ पर फैराडे का सेकंड लॉ देख लिया।